अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 7वीं मरदमशुमारी के जो फाइनल नंबर्स हैं अब वो हमारे सामने आ गए हैं और जो पाकिस्तान की कुल आबादी है वो कोई तकरीबन 24 करोड़ 14 लाख है जो नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आए हैं। लेकिन ये तो एक ओवरऑल नंबर है। जो तफसीलात जारी की गई हैं उसमें बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे माशरे में जो तबकात के दरमियान तकसीम है, उसके अलावा जो लिटरेसी रेट है उसकी क्या सिचुएशन है, बेरोज़गारी और बहुत से जो तफसीलात हैं वो आज आपके सामने रखेंगे और किस तरीके से ये पाकिस्तान का जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत है, सियासत है, उस पर ये जो आबादी का बॉम है ये असर कर रहा है। तो ये नंबर तो ओवरऑल आपको पता है कि पहले भी जो प्रोविजनल नंबर था वो हमारे सामने आ गया था जो पाकि आबादी है, लेकिन अब जो बाकायदा तौर पर ये नंबर्स जारी किए गए हैं इसमें हैं कोई सरप्राइजेस? इसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हैं। एक तो ओवरऑल आपको आबादी का नंबर तो मिल ही जाता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है और उसके आप सर्वेज भी होते हैं, मुख्तलिफ उसके एस्टिमेट्स भी होते हैं और हर साल जो गवर्नमेंट है उसको वो रिलीज़ भी करती है। बट दीज आर दी ऑथेंटिक नंबर्स। जो एक सेंसस एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज पूरे पाकिस्तान में हुई थी और इस दफ़ा एक डिजिटल इन्होंने सेंसस किया, सारी चीज़ें टेबुलेटेड थी, 34 अरब रुपए का खर्च भी इसके ऊपर आया। सरप्राइज इसके अंदर ये है, जब चीज़ें आप इन आइसोलेशन में देखते हैं तो आपको पूरी तरह उसकी पिक्चर क्लियर नहीं होती, लेकिन जब एक कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाती है, वो जब अब जुमेरात को इन्होंने बाकायदा इसी हफ्ते इसकी रिपोर्ट जारी की और इसके साथ उन्होंने इसके एनालिसिस भी दिए। इट्स ए गुड एफर्ट बाय पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसमें उन्होंने सारे नंबर जारी किए। 2017 का कामरान जो लास्ट सेंसस पाकिस्तान का हुआ था उस वक्त हमारी आबादी बढ़ने की जो रफ्तार थी वो 2.4% सालाना थी। अब विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर बजाय कि उसमें कमी आती, पाकिस्तान में अब जो आबादी बढ़ने की रफ्तार है 2023 तक वो 2.6% थी और जो दुनिया के टॉप 30 जो कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान आ गया है। इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन रेट पे कंट्रोल किया, बांग्लादेश जैसे मुल्क ने कंट्रोल कर लिया, चाइना पहले कंट्रोल कर चुका था। कंपेयर टू दैट जो पाकिस्तान है उसमें अब ये रफ्तार पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही है। इसकी लॉन्चिंग रिपोर्ट जो थी ऑन अ लाइटर नोट, बाकी तो हम मेरे ख्याल में हर मामले में जो भी रैंकिंग हो पीछे ही रहते हैं। आबादी के हिसाब से माशाल्लाह से हम बड़ा जल्दी ग्रो कर रहे हैं और जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं G20 में वैसे तो शायद शामिल ना हो पाए, लेकिन आबादी के हिसाब से अगर ये रफ्तार हमने रखी तो अगले 10 सालों में वी विल बी पार्ट ऑफ द G20 जो बहुत तेजी से वो G20 नहीं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बगैर पैसों वाला और जहां पर आबादी जो है वो बेहंगम तरीके से बढ़ रही है। देखिए इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो जब 18वीं तरमीम हुई तो पॉपुलेशन जो एज अ सब्जेक्ट ये प्रोविंशियल मैटर हो गया। एक तो ये फैक्टर है वफाकी हुकूमत का ऐसा जिसके ऊपर कोई ना कंट्रोल है और ना ही उनकी कोई पॉलिसी है। फिर दूसरा पाकिस्तान के अंदर एक जो बात कही जाती है कि मजहबी भी इसमें फैक्टर एक होता है कि जी पॉपुलेशन को इस तरीके से डिस्करेज नहीं करना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ को। अगर यही चीज हो तो बाकी भी जो मुस्लिम ममालिक हैं तो वहां पे ये चीज ना होती। बांग्लादेश आपके सामने एग्जांपल है, अफगानिस्तान है, ईरान, बांग्लादेश आपको पता है बना है तो बांग्लादेश की उस वक्त जो आबादी जो पाकिस्तान से 50 लाख ज्यादा थी, आज उनकी आबादी को अराउंड आई थिंक 16-17 करोड़ है और हम देखें कहाँ चले गए। तकरीबन हमारी जो है तकरीबन 25 करोड़ है। ये जो आपने नंबर बोला है 241.2 मिलियन का, इसके अंदर AJK और जो GB है इसकी पॉपुलेशन शामिल की, वो स्पेशल एरियाज हैं लेकिन वैसे काउंट होते हैं बट इसमें इन्होंने शामिल नहीं की। इसमें इस्लामाबाद और चारों सूबाई जो हमारे जो चारों सूबे हैं वहाँ उसकी जो पॉपुलेशन है उसके नंबर्स ये दिए हुए हैं। इसमें जो एक अलार्मिंग फैक्टर है, जो अगर कोई बेहतर मुल्क होता जहाँ पे अच्छी प्लानिंग होती तो आपका ये डिविडेंड होता, आपका असासा होता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्लानिंग का फुकदान है, इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की हो नहीं रही। जो कल हम फिच की रिपोर्ट की भी बात कर रहे थे, अगले 10 साल में भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंप्रूव नहीं होने जा रही। वो फैक्टर है कि आपकी आबादी का तकरीबन 79% जो हिस्सा है वो जवान पॉपुलेशन के ऊपर मुश्तमिल है। ये आप इन अदर वर्ड्स तकरीबन 19 करोड़ और 30 लाख अफराद हैं जिनकी उम्र जो है वो 39 साल तक है। आमतौर पर 26-30 साल की एज को एक यंग पॉपुलेशन लिया जाता है, लेकिन 39 ईयर्स इज़ अ रिलेटिवली गुड एज। तो ये वो पॉपुलेशन आपकी है जिसको 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसको नौकरियां चाहिए होती हैं, जिसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, जिसका एक व्यू पॉइंट भी है, उसको फ्रीडम भी बहुत सारी चाहिए। और पाकिस्तान जैसे हम कल बात कर रहे थे एक परफेक्ट स्टॉर्म के अंदर है जहाँ पे इनसिक्योरिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। सो इट्स देखे ना जो आपने कहा कि जो 79% हमारी जो पॉपुलेशन है 19 करोड़
वो लेस देन उनकी एज जो है वो 40 साल से कम है। तो ये गिफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यंग पॉपुलेशन होगी, अगर आपके यहाँ तरक्की हो, तो ये बहुत प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे हमारे इस वक्त हालात हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज भी बन सकता है, जो हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि दुनिया में आपको पता है जैसे जापान, जर्मनी, ऐसे कई ममालिक है जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पर यंग पॉपुलेशन उनको चाहिए। अब पाकिस्तान के पास यंग पॉपुलेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस यंग पॉपुलेशन को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वो पॉलिसीज नहीं है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी लीडरशिप का फुकदान है। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालात हैं, अगर लीडरशिप मिल जाए लोगों को, तो ये लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं। तो इन अ वे जो इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी, और ये बातें हम आगे अगली पार्ट में भी करेंगे, ब्रेक के बाद भी, जो हालात चल रहे हैं और जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इस चीज़ का जो इतराफ़ है खुद प्लानिंग मिनिस्टर हसन इकबाल ने भी किया। अब एक और मसला ये, आप जैसे कह रहे थे कि आपकी नौजवान आबादी हो, और वो तो आपके लिए एक एसेट होना चाहिए ना। हमारा मसला ये है कि ये ट्रेन लोग नहीं है, ये ज़्यादातर जो है इनकी स्किल्स नहीं है, अनस्किल्ड पीपल हैं ये। अगर ये मुल्क से बाहर भी जाते हैं तो ये वो काम करते हैं जहाँ पे आपको लेबर की कैटेगरी में फॉल करता है, प्रोफेशनल्स नहीं है ये। तो ये आपके लिए एसेट नहीं है, और इनको एसेट में कन्वर्ट करने का कोई प्लान भी नहीं है। और उसकी वजह ये है कि जो ख्वानगी का, जो लिटरेसी का जो नंबर आया है, वो तो अगेन अभी भी हम 21वीं सदी में स्टिल मतलब वी आर स्ट्रगलिंग। मतलब 60.6% आपका जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट की आप डेफिनेशन पढ़ लें तो वो क्वालिफाई ही नहीं करती कि वो लिटरेसी की वो डेफिनेशन हो कि वो बंदा जो अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो ख्वांदा समझा जाता है। और इवन उस क्वालिफिकेशन के तहत भी हम सिर्फ बावजूद भी 61% से कम आपका लिटरेसी रेट, ऑलमोस्ट ये स्टैग्नेंट रेट है। इसके अंदर अगर आप देखें जो आपकी मेल पॉपुलेशन है उसमें ये रेट 68% है, 68, और फीमेल पॉपुलेशन में रफली 53% या 52% है। तो ये जो रेशोज हैं ये सजेस्ट करती हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। और बदकिस्मती से चूंकि जैसे मैंने बारहा ये बात कह रहा हूँ कि प्लानिंग का फुकदान है, वजारत ख़जाना जिसका काम ट्रेजरी को मैनेज करना है वो मुल्क की प्लानिंग कर रही है, जिसकी वजह से कोई प्लानिंग हो नहीं रही। प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सियासी भर्तियों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए गए, अभी भी नए नए प्रोजेक्ट्स भर्तियों के लिए सिर्फ बनाए जा रहे हैं। जो असल काम है मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग का, सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग का, उसके ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं। और रिजल्ट क्या आपके सामने, ना पॉपुलेशन आपके अंडर कंट्रोल है उसकी ग्रोथ, और जो आपकी पॉपुलेशन है 80% वो यंग की कैटेगरी में फॉल कर रही है, और उनके लिए ना नौकरियां हैं और ना उनके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना उनको पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ रहा है। ये नंबर आगे एड ऑन हो रहा है क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक, ये पहले भी नंबर हमें पता था और सरकारी सतह पर भी तस्दीक हुई है कि 2.5 करोड़ जो बच्चा है जिसको स्कूलों में होना चाहिए वो स्कूल से बाहर है। अब ये अगेन इट्स वेरी अलार्मिंग नंबर कि जी आपकी मोर देन 2.5 करोड़ इवन वो जो लोग हैं, आपके बच्चे जो हैं, वो ये एज ग्रुप जो 5 से 16 साल के हैं कामरान, वो स्कूलों में नहीं जा रहे। और ये अगर आप परसेंटेज में देखें, आपके जो हमारे यंग चिल्ड्रन है 5 साल से 16 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, उसका 36% स्कूलों में नहीं जा रहे, 36%। ये रेशो बलूचिस्तान में 58%, सिंध के अंदर 46% है, खैबर पख्तूनख्वा में 37% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और पंजाब के अंदर ये रेशो 27% है। तो ये फिर इसमें रीजनल डिस्पैरिटीज भी इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। इसके ऊपर साल से हम ये सुन रहे हैं, इसके ऊपर फोकस है, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं। ये वजह है कि सूबों को कामरान जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो पैसे जाते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले डॉक्टर हफीज़ पाशा ने लिखा था, फिर डॉक्टर इशफाक हसन खान ने भी बात की, उसके बाद हम लोगों ने भी लिखना शुरू किया कि वो जो पैसा उनको इजाफी जा रहा है अंडर द NFC, उसको कंडीशनल किया जाए लोगों की एजुकेशन और उनके जो सोशल इंडिकेटर्स है उसकी इंप्रूवमेंट के साथ। अगर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है जिस सूबे के अंदर, उनको पैसा ज़्यादा दिया जाए, जहाँ पे कम हो रहा है उनको कम दिया जाए। इसी तरीके से जहाँ पे बच्चों के स्कूल जाने के जो रेशो वो बढ़ रही है उनको ज़्यादा पैसे दिए जाए। बट हम आइन में इस तरह की कोई तरमीम करने को तैयार नहीं। एक और जो लैक ऑफ प्लानिंग को हमारा हाईलाइट करता है इशू, कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो चंद शहरों में महदूद होकर रह गई है। अगर आप लिस्ट देखें, पाकिस्तान में जो शहर है जिनकी आबादी आप कह सकते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा है, वो सिर्फ 9 शहर हैं। दिस इज अगेन, मतलब दुनिया में ऐसे होता है कि प्लानिंग होती है, जो अब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज चंद शहरों में मिल रही हैं। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो
कंसंट्रेटेड है चंद शहर में। जैसे सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल पिछला जो पॉपुलेशन का सेंसस था, तकरीबन हमारी जो डेंसिटी थी ये कुछ 261 अफराद के ऊपर थी पर स्क्वायर किलोमीटर, वो एवरेज 304 पे चली गई है। सिर्फ अगर इस्लामाबाद में लें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी समझी जाती हैं, प्रोफेशनल जॉब्स हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे है, उनका हेडक्वार्टर गवर्नमेंट का, वहाँ पे ये रेशो 2600 अफराद पर चली गई है। मोर देन दैट अगर आप देखें, कराची सबसे बड़ा शहर आज भी है, इसकी आबादी तकरीबन 18.8 मिलियन है, लेकिन जो रिपोर्ट है ये कंट्रोवर्सी, ये माजी में भी आपको पता है कि वहाँ की MQM एतराज़ात उठाती रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इसको अंडरस्टेट किया जाता है। तो इसमें इस दफा कोई सेटिस्फेक्शन है जो वहाँ की कम अज कम? अच्छा, नहीं पता नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये क्या हुआ है। ये जो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई, इसमें तो ये इनकी आबादी 1,88,68,000 है कराची की, बट जो वहाँ पे जब ब्रीफिंग हुई और जो इन्होंने बाद में अपनी वेबसाइट पे अपडेट नंबर किया, वो 2,30,00,000 है। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी है, 2,03,00,000 है मेरा ख्याल, कोई 15 लाख विच इज द फाइनल फिगर? अब हुकूमत तो 2 करोड़ से ज्यादा कह रही है, लेकिन ये जो रिपोर्ट नाज़रीन है, ये आप भी देख सकते हैं, जो मेरे सामने पड़ी हुई है, हुकूमत की रिपोर्ट है, इसमें नंबर 1,88,00,000 का दिया हुआ है। अब कुछ और इंडिकेटर्स भी इंटरेस्टिंग कामरान आ रहे हैं। अच्छा, लाहौर दूसरा बड़ा शहर है, फैसलाबाद, फिर आपका फैसलाबाद के बाद रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा, ये आपके शहर हैं जहाँ पे आबादी 10 लाख से ज्यादा है। बाकी जितने भी हमारे शहर हैं उनकी आबादी 10 लाख से कम है। रिलीजियस जो लोगों की और लिंग्विस्टिक्स, दो चीज़ों पे बात करके फिर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी जो परसेंटेज है वो स्लाइटली कम हुई है, वेरी वेरी नॉमिनल उसमें रिडक्शन है, बट पाकिस्तान रिमेन्स प्रीडोमिनेंटली अ मुस्लिम कंट्री। जो नंबर ऑफ हमारे जो मुस्लिम्स हैं वो जो रेशो है, परसेंटेज है उसकी 96.5% से कम होकर कामरान 96.4% हुई है। फिर भी 231.7 मिलियन जो अफराद हैं वो मुसलमान हैं। ईसाइयों की जो आबादी है उसमें मामूली इजाफा हुआ है परसेंटेज में, 1.27% से बढ़कर 1.37%। तो टोटल पॉपुलेशन अभी भी उनकी 33 लाख है। जो हिंदू पॉपुलेशन है उसमें स्लाइटली कमी हुई है, 1.73% से कम होकर 1.6% पे आ गई। कादियानों की जो कादियानी हैं उनकी भी पॉपुलेशन में कमी हुई है, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में भी। जो लिंग्विस्टिकली अगर आप देखा जाए कि जो मदर टंग है, ये भी क्वेश्चन था कामरान इसके अंदर, सर्वे के अंदर, सेंसस के अंदर। इसके अंदर जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसकी रेशो नाज़रीन उसमें इजाफा हुआ 9.3% पे गई है। पंजाबी स्पीकिंग लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, वो 39% से कम होकर 37% पे रह गई है। सिंधी पॉपुलेशन भी कम हुई है, 14.6 से कम होकर 14.3। पश्तो बोलने वालों अफराद की तादाद में भी कमी हुई है, 18.3% से कम होकर 18.2% है। बलोची स्पीकिंग लोगों की तादाद में इजाफा दिखाया गया, 3% से बढ़कर ये 3.4 हुई। और सराइकी स्पीकिंग का भी कामरान 12% से कम होकर 12.2% से कम होकर 12% हुई है। ये कुछ ट्रेंड्स थे। और एक इंटरेस्टिंग नंबर और भी है ऑफ कोर्स कि जो अगर इस मरदमशुमारी के अंदर कि हमारे यहाँ जो मसाजिद और जो मदारिस हैं, जो रिलीजियस स्कूल्स हैं, अब उनकी जो तादाद है वो बिल्कुल मसलन जो स्किप कर गया था। मसाजिद जो हैं वो 6,11,000 हैं, जो मदरसे हैं हमारे यहाँ वो 2 लाख हैं। नहीं, 20,000 है। 20,000 है, 2 लाख है मदरसे हमारे यहाँ 20,000। अच्छा, एक वो डिजिट ज्यादा है यहाँ पर, तो 6,11,000 मसाजिद। हाफिज रिजवान साहब ने, चूंकि उन्होंने ऐड कर दिया, तो मैं थोड़ा सा था कि वो 20-25,000 के पहले नंबर आता था। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसके मुकाबले अगर आप देखें, जो फैक्ट्रीज हैं वो 1,93,000 हैं, जो होलसेल शॉप्स हैं वो 3,45,000 हैं। अब लेकिन रिटेल शॉप्स 31 लाख। अब बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान में मसाजिद ज्यादा हैं और फैक्ट्रियां और होलसेल की दुकानें कम हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, पाकिस्तान मेजॉरिटी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके अंदर जो, अगर आप भी बचपन में आपको याद होगा, मुझे अच्छी तरह से आई कैन रिकॉल कि जब हम गांव में रहते थे तो बहुत बड़ा गांव था, तो पूरे गांव में सिर्फ 3 मसाजिद थी और एक जो मस्जिद है वो जामे मस्जिद, जिसमें जुमे की नमाज होती थी। मकसद क्या था कि जब आप जुमे की नमाज के लिए आते हैं या तो आप एक वो पॉइंट है, सिर्फ मस्जिद इबादत के लिए नहीं है बल्कि वो एक मीटिंग पॉइंट है ताकि उसमें यूनिटी भी रिफ्लेक्ट हो। लेकिन हमें ये कहने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए, मतलब ये सेंसिटिव टॉपिक होगा, लेकिन मजहब भी हमारे यहाँ कारोबार है। अब आपको मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में आपको एक गली के अंदर 3 मसाजिद हैं, जहां पर पहले इतना दूर हमें चल के जाना पड़ता था। ऊपर मसाजिद भी बनाई गई हैं। बहरहाल ये एक टॉपिक ऐसा जिसके ऊपर जो आपके फाइनल कमेंट्स है उसी पे इसको खत्म करेंगे। लेकिन जब नाज़रीन पाकिस्तान की अब बढ़ रही है
79% आपकी जो आबादी है वो जवान जो लोग हैं उसकी कैटेगरी में फॉल करती है। तो क्या हुकूमत के पास वसाइल हैं कि इस आबादी को वो नौकरियां दे सके, महंगाई कम कर सके? इसके ऊपर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे यहाँ वैसे तो जो हुकूमत है मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार जारी करती रहती है, लेकिन दो नंबर्स आम तौर पर हमेशा, ये गवर्नमेंट नहीं, पहले भी जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो रिलक्टेंट होती हैं शेयर करने में। एक कि पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है, क्या शरह है उसकी, और दूसरा जो बेरोज़गारी की शरह है। लेकिन ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल इदारे हैं इंडिपेंडेंटली वो नंबर्स जारी करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा एटलीस्ट ये हुआ है कि अपेरेंटली जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स हैं, मसलन जो वर्ल्ड बैंक और जो बाकी उनकी असेसमेंट्स हैं रिगार्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है पाकिस्तान के अंदर, उसको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो ओन कर रही है, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक का नंबर है उसके मुताबिक 10.3% जो है वो शरह है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की। तो डू यू थिंक, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आफ्टर आई थिंक बहुत अरसा हो गया इन्होंने कोई लेबर सर्वे नहीं किया, तो उसको वो मान रहे हैं कि ये ऑथेंटिक नंबर? नहीं, बिल्कुल उसको मान रहे हैं। ना सिर्फ उसको मान रहे हैं, जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी की ब्रीफिंग में ये नंबर इंडोर्स किया और उन्होंने इसको वहाँ पे बोला, जिसका मतलब है कि वो खुद अपनी प्रेजेंटेशन में ये नंबर लेके आए थे और दैट शोज के गवर्नमेंट इस नंबर को ओन कर रही है। ओवरऑल जो अभी भी सरकारी तौर पर हमारे पास नंबर अवेलेबल है, जो लास्ट सर्वे हुआ था वो 2021 का है। उस वक्त जो बताया गया हुकूमत की तरफ से कि जो आपका पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नंबर ऑफ पीपल जिनके पास नौकरियां नहीं है, वो 6.3% था 2021 में। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत हुई है पिछले 3 साल में और उसकी वजह से जो बुरा हाल हुआ है लोगों का, उसकी वजह से अब जो वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट आया वो 2024 में जो नंबर है वो बढ़कर 10.3% हो चुका है। इसका मतलब है कि 3 साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी में 63% इजाफा हुआ। नहीं, व्हाट डज दैट मीन इन एब्सोल्यूट नंबर्स में? अगर आप इसको करें, वो इसका ये आप टोटल पॉपुलेशन पे नहीं निकाल सकते। अच्छा। ये वो इसकी डेफिनेशन ये होती है एम्प्लॉयड की और अनएम्प्लॉयड की, कि वो लोग जो कि मार्केट में अवेलेबल हो नौकरी हासिल करने के लिए। एक ऐसी कैटेगरी, एक तो एक लेबर फोर्स की उसकी कैटेगरी आती है कि कितने साल का जो आपका जो शख्स है वो एलिजिबल है जॉब करने की। मतलब मैं अगर आसान अल्फाज में लेट से कि 100 अफराद हैं जो जॉब की एलिजिबल है, तो उसमें से 10 के पास नौकरी नहीं है। ठीक है, इस पे एक चीज। और ये लेकिन ये पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इसका ताल्लुक नहीं होता, ये लेबर फोर्स से इसका ताल्लुक होता है। कितने अफराद नौकरी ढूंढ रहे हैं और उसमें से इतने को नौकरी नहीं मिली। एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है जो सेंसस के अंदर भी है, वो नंबर मुझे निकाल नहीं सका मैं भी टाइम की कमी की वजह से, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अफराद ऐसे भी हैं जो नौकरी ना उनके पास है ना वो तलाश कर रहे हैं। वो नंबर इसके अलावा है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो पाकिस्तान के जो गुर्बत का नंबर भी है उसका भी कोई ऑफिशियल नंबर हमारे पास नहीं है, वो भी वर्ल्ड बैंक का नंबर है। उसमें भी 2024 में इजाफा हुआ है, पहले लेस देन 40% थी, अब वो 40% से ज्यादा गुर्बत की शरह हो गई है। तो 40% गुर्बत की शरह, 10.3% आपकी बेरोजगारी की शरह, और ऊपर से हमने साइन कर लिया है 3 साल का IMF का प्रोग्राम, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उसका हो गया है, जिसकी वजह से गुर्बत में भी इजाफा होगा, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा, लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, और ये सारे जो आपके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हम डिस्कस करें वो आपके और ज्यादा डिटीरियोरेट होंगे। और उसमें ऑब्वियसली फिर उसकी जो रिफ्लेक्शन है, जो आगे चल के बात भी करेंगे, कि जिस तरीके से अब खास करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन बाकी इलाकों के अंदर जो आए रोज मुख्तलिफ वजूहात की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो यही है कि लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आ रही है। क्योंकि जब आप लोगों को रियासत में स्टेक होल्डर बनाते हैं, अगर तमाम लोगों को नौकरी मिले, वो कारोबार कर रहे हों, तो फिर वो खुद भी चाहते हैं कि जो निज़ाम ज़िंदगी है वो चलता रहे। लेकिन जब आपके स्टेक्स नहीं होंगे, जब मेरे पास रोज़गार नहीं है, करने को कुछ है नहीं है, तो फिर मुझे आप 10 दिन बिठाए रखें, मैं रोड बंद करके बैठा रहूँगा, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 2014 के धरने में ये कहा जाता था ना, कुछ लोगों को पैसे दिए गए थे, तो जो खासतौर पर जो मौलाना कादरी साहब हैं, क्या नाम था उनका, ताहिर कादरी साहब, उनके लोगों को कहा जाता है, उनको डेली वेजेस के तौर पर भी वो लोग लाए गए थे। तो अब और बहुत कुछ लोगों को पैसों की बात करते हैं, कुछ लोगों को बिरयानी कहते हैं, खिला के लाया जाता है। इंसेंटिव, अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, उनके पास करने को कुछ नहीं है, देहातों में वो बेरोजगार फिर रहे हैं, तो उनको जलसों में भी लेके आया जाता है जब इलेक्शंस के दिन होते हैं।
सरमायाकारी, जो गैर मुल्की सरमायाकारी, वो भी एक फैक्टर होता है कि आपके मुल्क में नई फैक्ट्रियाँ लग रही हों, बाहर से नई सरमायाकारी हो रही हो। उसके हवाले से भी जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने नंबर शेयर किया नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के साथ कि ये जो साल ख़त्म हुआ है इसमें टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तकरीबन $1.7 बिलियन है, ये से भी कम। और ये जो नया साल शुरू हुआ है इसका भी जो उनका एस्टिमेट है वो सिर्फ $2.1 अरब का है, मतलब $400 मिलियन वो इंक्रीज दिखा रहे हैं। ये भी प्रोजेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ 25 करोड़ का मुल्क है और आप कह रहे हैं $1.7 बिलियन से आप $2.1 बिलियन नए साल के लिए दिखा रहे हो, विच मीन्स कि हुकूमत को खुद भी कोई इतना इस पे भरोसा नहीं है कि इनको कोई बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी इस साल पाकिस्तान आ रही। अदरवाइज ये नंबर $2.1 बिलियन ना होता, ये $5 अरब होता, ये $10 अरब होता। बट यहाँ पे जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने ऑफिशियली नंबर दिया है एनएस स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर खुद भी मौजूद थे, वो $2.1 बिलियन का। एक और जो पॉइंट कामरा, जब सब कुछ हो इस तरह के हालात, फिर हुकूमतों की कोशिश होती है कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जाएं, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाए। बट हमारे नाज़रीन बजट के कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि चंद दिन पहले एक बजट पास होता है नेशनल असम्बली से, और कल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है उसमें एक बड़े चौंका देने वाला नंबर है कि जो हुकूमत की खालिस्तान आमदन सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद जो बजट में नंबर अप्रूव हुआ था वो 10,300 अरब रुपए का था। कंपेयर टू दैट जो कल एक रिपोर्ट मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटजी पेपर रिलीज किया वजारत खजाना ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो मौजूद है, उसमें ये नंबर 9100 अरब रुपया दिखाया गया है। अब एक तो ये यहाँ पे एक आगे आपकी एक डिस्टॉर्शन नंबर के अंदर आ गई, कोई 1260 अरब रुपए का फर्क आ गया। उसका जो नुकसान है वो ये है कि इस साल हुकूमत ने जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है उसके लिए उन्होंने बजट एस्टिमेट किया हुआ है तकरीबन 9800 अरब रुपया, और जो उनका रिवाइज अब नंबर ये दे रहे हैं अपनी खालिस्तान आमदन का, वो दे रहे हैं 9100 अरब रुपया। तो हुकूमत का जो नेट आमदन होगी उसकी इस साल जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी होगी उससे वो तकरीबन 656 अरब रुपया कम होगी। बाकी सरकार का सारा निज़ाम, प्रोटोकॉल्स, गाड़ियां, तनख्वाहें, पेंशन, दिफा, तरक्याती बजट सब कर्ज लेके किया जाएगा और सिर्फ इसको जी। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो बजट हुकूमत ने पेश किया, हम जिक्र करते रहे हैं कि उसमें रिकॉर्ड टैक्स लगाए गए हैं और कोशिश की गई है, क्योंकि IMF का दबाव भी है कि वो शोबे जो पूरा टैक्स अदा नहीं करते या टैक्स नेट में है नहीं उनको भी शामिल किया जाए। और आम तौर पर एक तासुर ये है कि हमारे यहाँ जो रियल स्टेट का शोबा है वो पूरा टैक्स अदा नहीं करता, वहाँ पर शायद जो ब्लैक मनी कह लें वो पार्क्ड होती है, तो उसको डिस्करेज करने के लिए कुछ रद्दोबदल की गई है, कोशिश की गई है कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए या उनसे जो टैक्स जितना बनता है वो लिया जाए। लेकिन जो इस शोबे से मुंसलिक लोग हैं उनको एतराज़ है कि इससे फर्दर जो पाकिस्तान की मईशत है उनको नुकसान होगा। उस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मलिक साहब, ये इस खुद रियल स्टेट के शोबे से मुंसलिक हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं, मैं सबसे पहले आपको क्या एतराज़, जो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली एक मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, हमें अपनी आमदन में इजाफा करना है, तो आपको क्या एतराज़ है जो इस दफ़ा इक़दाम सजेस्ट किए हैं गवर्नमेंट ने बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि गवर्नमेंट ने उन एरियाज को टैक्स करने की कोशिश की है कि उन जो टैक्स नेट में नहीं है, मुझे यहीं से इख्तलाफ है कि इन्होंने ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनके लिए हेवन बनी रहे। बेसिकली जितनी भी ये टैक्सेशन है ये सिर्फ जो प्रेजेंटली टैक्स नेट में लोग हैं उनको गर्दन से पकड़ के उन्हीं को निचोड़ने की कोशिश की गई है, पहली बात। और प्लस ये है कि जिस तरह ये बजट डिजाइन हुआ है, मतलब मुझे सबसे ज्यादा इख्तलाफ इस बात पे ये है कि पूरा एक साल हमारी गवर्नमेंट, हमारे FBR, हमारे फाइनेंस डिवीजन के पास होता है इस पे वर्किंग करने के लिए। ये तो शायद वो उन नालायक बच्चों की तरह काम करते हैं जो पेपर से 2 दिन पहले पढ़ते हैं और कहते हैं हम पेपर देके पास हो जाएंगे। और इन्होंने जिस तरीके की ये टैक्सेशन अनाउंस की है उसमें पब्लिक इतनी परेशान है, मतलब आपने शायद देखा होगा, सुना होगा, लेट फाइलर एक इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले तमाम मीडिया, तमाम गवर्नमेंट, तमाम ब्यूरोक्रेट सब कहते थे पूरी दुनिया में नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पाकिस्तान में एक क्या मतलब नॉन फाइलर हमने इजाद किया हुआ है। अब खुद गवर्नमेंट ने लेट फाइलर निकाला और लेट फाइलर की इस्लाह निकालने के बाद बजट के फाइनेंस
कि 123 पेजेस के आखिर में 2 लाइनें क्लियरली कैटेगोरिकली लिखी हुई हैं कि इस बजट की इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से होगी, जबकि लेट फाइलर मैंने आपने पिछले साल ड्यू टू एनी रीजन हमने रिटर्न लेट फाइल कर दी, उसकी 1000 रुपीज पेनल्टी भी पे कर दी। बट अब जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो हम लेट फाइलर कंसिडर होंगे। दूसरी डिस्क्रिमिनेशन ये गवर्नमेंट। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे मलिक साहब थोड़ी सी चीजों को नाज़रीन क्लैरिफाई कर दें। मलिक साहब तो ये कह रहे हैं कि लेट फाइलर की कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस करके एक बड़ा ही नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल में हुकूमत ने इनको एक दरमियानी रास्ता दिया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले सिर्फ 2 कैटेगरीज थी। एक थी फाइलर की जिसका एक मखसूस रेट था प्लॉट के बेचने और खरीदने के ऊपर, और एक था नॉन फाइलर, अगर वो उसने फाइल नहीं किया हुआ अपना गोशवारा तो वो उसका एक रेट मुख्तलिफ था। इस बजट में हुकूमत ने एक तरफ तो कहा कि जी जो नॉन फाइलर की जिंदगी हम जीरन करने जा रहे हैं, उनके रेट्स में बेतहाशा इजाफा करने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने किया भी। जैसे अगर आप प्लॉट उसको बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, प्लॉट की खरीद के ऊपर जो नॉन फाइलर का नाज़िल रेट है वो अगर 50 लाख या 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी है उसका रेट 12%, 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है उसका 16%, और अगर ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू से एक्सीड करती है तो उसका रेट है नॉन फाइलर का 20%। मलिक साहब, अब आपसे सवाल ये है, ये क्यों आपकी फैसिलिटी, मैं इसको कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये हमारे मामला खराब करेगा। अगर आप फाइलर ना होते तो ये रेट पे करते। लेट फाइलर हुकूमत का कोई बात नहीं, आपने लेट फाइल किया है तो आप 12 की बजाय 6% देंगे, 16 की बजाय 7% देंगे, और 20 की बजाय आप 8% देंगे। तो मलिक साहब इससे नुकसान कैसे हुआ आपका? शहबाज भाई, बात यह है, ये जो आपने कहा ना बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया नॉन फाइलर का। पहला उसका जो पुराना टैक्स रेट था वो 10.5% था, टेक्निकली उसको सिर्फ 1.5% बढ़ाया गया। ठीक, ये चीज इनके नॉलेज में भी है कि मेजॉरिटी जब इस 10.5% की टैक्सेशन पे चली गई तो नॉन फाइलर इससे आउट हो गया है। नॉन फाइलर अपना कैपिटल बाहर लेकर जा रहा है, तो जाना चाहिए ना, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमें परवाह नहीं है उसकी। नॉन फाइलर नहीं परवाना बहुत अच्छी बात है, बट अगर एक आदमी, मैं और आप फाइलर हैं और ड्यू टू एनी रीजन कोई गलती हो गई, पाकिस्तान में नहीं था, किसी वजह से उसे एक टैक्स रिटर्न लेट जमा, आपको पता है उसमें एक फैसिलिटी है आपके लिए। हाँ जी, 3 साल में अगर किसी एक साल भी आपने टाइम पे फाइल किया तो आप फाइलर कंसीडर होंगे। नहीं सर, उसकी वजह मैं बताता हूं। मैंने आपसे स्टार्ट में आपके प्रोग्राम में कहा कि ये नालायक क्यों है वो बच्चे जो आखिरी 2 दिन काम करते हैं। सर आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, मतलब बजट 28 जून को पास हो गया हुआ है, ठीक है, आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं आई, आज 20 जुलाई। रेट्स नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, रेट्स नहीं आए। नहीं, रेट नहीं, क्लैरिफिकेशन और रूल्स नहीं आए। जो बात आप कर रहे हैं, बात यह जिसने एक दफा भी पे कर दी है उसका मैकेनिज्म ही नहीं है चेक करने का। उसका मैकेनिज्म सिर्फ यह है कि जब भी कोई सेलर या परचेजर के लिए आप एडवांस टैक्स का चालान बनाने जाएंगे तो वो प्राल ने ऑटोमेटिकली वहां पे फीड कर दिया, क्योंकि इनके पास वो डाटा मौजूद था कि पिछले को 15-16 लाख लेट फाइलर हैं, उनको वो डबल हिट पड़े। मतलब आप अगर मलिक साहब अगर फेयर बात भी करें, पिछले साल अगर 30 सितंबर उसकी डेडलाइन थी आपके गोशवारे जमा करवाने की, 30 पहले 30 सितंबर थी, फिर 30 अक्टूबर हुई, फिर नवंबर, वो चलता रहा सिलसिला, मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर तक सिलसिला चलता रहा, जिसने 3-4 सरकारी लेवल पे जो एक्सटेंशन मिली है उसके बाद भी उसने अपना गोशवारा जमा नहीं करवाया। ठीक है, उसको तो मैं फिर इसलिए कह रहा हूं ना कि बजाय के वजीर खजाना ये लेट फाइलर की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करते, वो नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म करते और खत्म करके सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर बिजनेस चलता, वो था फाइलर का। जो फाइलर है वो पाकिस्तान में कारोबार करे, जो नहीं है वो नहीं करे। एग्जैक्टली, बट आप लोगों को मतलब ये हमारी गवर्नमेंट का वतीरा बन गया है कि आप बजट में चीजों पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालते हैं। नहीं, ये पॉइंट आपका वैलिड है कि मतलब आपने 7E भी इंट्रोड्यूस करवाई, आपने पिछले साल जो लोगों ने प्रॉपर्टी शो की हुई थी उसके ऊपर 7E लगा दिया। साहब सिर्फ 20 सेकंड है, क्या अब आपका मुतालबा है? सर मुतालबा ये है कि थोड़ी सी सेंस प्रवेल करनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को देखना चाहिए चीजों को माइन्यूटली, और प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप एफबीआर की टीम पर रिलाई मत करें, आपका टारगेट फर्स्ट क्वार्टर का भी अचीव नहीं होगा। मैं ये पिछले 6 माह से कह रहा था कि जो पुराना आपका 9400 का है इसमें भी शॉर्टफॉल आ जाएगी, उसमें भी शॉर्टफॉल आई है। और प्लीज इसके साथ अगर ये टारगेट अचीव ना हो तो जितना भी ये पॉलिसी विंग है और चेयरमैन एफबीआर है, यहां पर कोई सजा का तयन भी होना चाहिए कि जिन्होंने ये बजट में लोगों को। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका व्यू आ गया। चेयरमैन एफबीआर नाज़ी कह चुके हैं कि ये वाला जो 13,000 अरब का टोटल टारगेट है ये हासिल नहीं होगा। उन्होंने इसके लिए एक अगेंस्ट कंडीशन लगा दी, अगर हुकूमत इजाफी
वसाइल देगी तो 13,000 अरब इकट्ठा होगा, वरना बावजूद इसके कि हमारी जो जिंदगी जीरन हो गई ये हदफ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं, और कल भी हमने देखा कि एक तरफ तो पाकिस्तान को ये चैलेंज का सामना है कि जो बढ़ती दहशतगर्दी है उससे कैसे निपटना है, और फिर जो दहशतगर्दी से इलाके मुतासर हो रहे हैं, ख़ास करके जो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला हैं, वहाँ पर भी अवाम में बेचैनी पाई जाती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर देखना चाहते हैं। कल बन्नू के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ जिसको पीस प्रोटेस्ट का नाम दिया गया, और वहाँ पर जो मकामी ताजर थे, सियासी जमातें थी, सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने उसमें शिरकत की, और उसमें फिर एक अनप्लेजेंट जो वाक़या भी पेश आया जिसमें इल्ज़ामात भी लगे कि फायरिंग हुई है, और उसके नतीजे में कम अज़ कम जो अस्पताल के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि एक जो शख्स है वो जहाँ भाग हुआ, कोई 24-25 के करीब लोग जो भगदड़ मच जाने की वजह से उसमें ज़ख्मी हुए। जो सरकारी सतह पर मौक़िफ़ है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, PTI की कोर कमेटी का जो इमीडिएटली इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जो रियासती इदारे हैं उन्होंने सीधी फायरिंग की, लेकिन जो रियासती इदारों का मौक़िफ़ है कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हीं के अंदर कुछ ऐसे लोग थे शरपसंद अनासिर, और उन्होंने वीडियोस भी जारी की कि उन्होंने फायरिंग की, उसकी वजह से वो भगदड़ मची। बहरहाल जो KP गवर्नमेंट है, PTI की हुकूमत है, उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन अब बना दिया है और कहा है कि अनलाइक जो PTI की कोर कमेटी का मौक़िफ़ है जिन्होंने सीधा इल्ज़ाम रियासती इदारों के ऊपर लगाया है, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो ये कह रही है कि फ़िलहाल जो भी स्पेकुलेशंस हैं इस हवाले से वो नहीं करनी चाहिए जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। एक तरफ ये चैलेंज का हमें सामना है, दूसरी तरफ कल ही एक जो मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें जो TTP चीफ है नूर वली महसूद, वो दो अपने कमांडर्स के साथ मुबैना तौर पर बात कर रहा है और वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। क्योंकि एक बात याद रखनी चाहिए कि जो TTP 2007 में जब ये बनी थी उसमें उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट पहले वो जो पब्लिक प्लेसेस थी, मसाजिद, हर तरह के उन्होंने निशाने बनाए, लेकिन 2018-19 के बाद क्योंकि जो पब्लिक रिएक्शन, जो पब्लिक बैकक्लैश से बचने के लिए उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कहा कि अब वो जो अवामी मकामात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको निशाना नहीं बनाएंगे बल्कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को ही निशाना बनाएंगे। लेकिन ये जो ऑडियो कॉल अपेरेंटली लीक हुई है उसमें जो नूर वली महसूद है, कहा यह जा रहा है कि वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने कमांडर्स को कि आप पाकिस्तान के अंदर केओस पैदा करने के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान हैं, उनके घरों को भी निशाना बनाएं, और एज पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी आप उनको ओन ना करें, क्योंकि अगर आप उनको ओन करेंगे तो जो अवाम के अंदर अगर कोई आपकी एक गुडविल है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये ऑब्वियसली इससे रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरह जो करंट हमारी जो सिचुएशन है ओवरऑल पॉलिटिकल, उसको कैसे ये एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, एंड सर्टनली ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, इसमें उन्होंने एक अटैक हो भी चुका है ना, जो डेरा इस्माइल खान में अटैक हुआ है रूरल हेल्थ सेंटर के ऊपर, वो गालबन इसी कड़ी का एक हिस्सा है। अनफॉर्चुनेट, आप इस तरह की टेररिस्ट इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें जो एक बात कही जा रही है कि ये जो ऑडियो कॉल है इसको पब्लिक भी किया गया है, मुख्तलिफ TV चैनल्स के जरिए इसको चलवाया भी गया है। अब हुकूमत ये कह रही है कि इसको वो टेकअप करेंगे अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे आगे मुझे इस पॉइंट से आगे मुझे समझ नहीं आती। हम कल भी बात कर रहे थे, हम कितनी दफ़ा उनके साथ टेकअप करेंगे? क्या हमें कोई अभी भी एविडेंस चाहिए कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, कलादम तहरीक है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है? तो अगर हमें अभी भी इसी किस्म के हम एविडेंसेस की तलाश में हैं, ऑडियो लीक्स या कोई और एविडेंस मिल गया जो हम अफगान गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट? वो तो नहीं सुन रहे, वो नहीं मान रहे। वो तो ये तो शायद आपको याद होगा जब ये अफगानिस्तान का टेक ओवर हुआ तो हमने उस वक्त जो प्रोग्राम्स किए थे और हमारे प्रोग्राम्स में जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया गया था, ये पाकिस्तान का ख्याल है कि TTP और अफगान तालिबान दो मुख्तलिफ फोर्सेज हैं, दुनिया इसको ऐसे देखती है और ख़ुद अफगान तालिबान इसको ऐसे देखते हैं कि ये एक ही फोर्स है। तो इट्स अ चैलेंज। ऑडियो कॉल आप प्रोड्यूस कर दें, देन व्हाट नेक्स्ट, आई डोंट नो। ये जो आपने बात कही कि बिल्कुल बात सही है कि इससे पहले भी हम कहते रहे हैं, एविडेंस है, मुतालबा करते रहे हैं कि आप TTP के लोगों को हमारे हवाले करें, और कल भी दफ्तर खारजा की तर्जुमान से ये सवाल हुआ
कि जो भी हम उनको शवायद दे रहे हैं, जो भी हम उन्हें बता रहे हैं कि आप कार्रवाई करें, अगर अफगान तालिबान की हुकूमत कार्रवाई नहीं करती तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस पर जो दफ्तर खारजा की तर्जुमान थी उन्होंने ये कहा कि कम अज़ कम मैं इस फोरम के ऊपर ये पब्लिकली स्पेकुलेट नहीं करूंगी कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अब हमने कल भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने अक्रॉस द बॉर्डर जाकर के कार्रवाइयाँ भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि उसके बाद दहशतगर्दी के जो वाक़यात में वो मज़ीद इजाफा हुआ। अब प्रोग्राम में आने से पहले मैं कोशिश कर रहा था कि खास करके ये जो कल भी टीटीपी ने एक नंबर जारी किया, ज़रा प्रोपेगेंडा भी वो करते हैं कि इस माह के पहले 15 रोज़ के अंदर उन्होंने कम से कम 60 जो दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की है। 56 जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं वो सिर्फ जो खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला हैं सिर्फ वहीं हुए हैं, तो वहाँ पर उनकी कॉन्सनट्रेशन है। तो कुछ जो लोगों से मेरी वहाँ पर बात हो रही थी, मौलाना फजल रहमान भी जैसे बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रेजेंस इन दहशतगर्दों की मौजूद है। शाम के वक्त कहा यह जाता है कि वो वर्चुअली एक नो गो एरिया बन जाता है। ये जो 4-5 खैबर पख्तूनख्वा के अजला हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से निपटने के लिए मादर भी हमने देखा कि बावजूद सियासी इख्तलाफात के जो APS वाला वाक़या हुआ था उसके बाद फिर एक इत्तफाक़ राय हुआ, नेशनल एक्शन प्लान बना। तो शायद इस वक्त भी पाकिस्तान को एक ऐसे ही इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि कैसे इससे टैकल किया जाता है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।